Today I have in podcast with me Dr. Tayyab Nadeem. He is a private practice owner in Lahore और आज हम बात करेंगे उनसे कि किस तरह एक प्राइवेट प्रैक्टिस को रन किया जाता है, क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ प्राइवेट प्रैक्टिस, क्या उनकी एडवाइस है फॉर न्यू ग्रेजुएट्स, किस तरह उन्होंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया बिफोर स्टार्टिंग हिज प्रैक्टिस एंड लॉट मोर. So let's start. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, बिल्कुल आप हैं? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर तैयब, आप हमें अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड वाइज अगर मैं कहूँ तो ओ लेवल मैंने अपना बीकन हाउस सरगोदा से किया है। उसके बाद एफएससी के लिए मैं लॉरेंस कॉलेज मरी गया। उधर मैंने अपने लाइफ के 2 सबसे बेहतरीन साल स्पेंड किए उधर। काफ़ी एक्साइटिंग भी था और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। उसके बाद आई वाज़न्ट क्लियर कि एमबीबीएस या बीडीएस क्या करना चाहिए। यूजुअली पेरेंट्स की जो विश होती है उसमें यही होता है एमबीबीएस करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इसको एज ए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा था, तो मुझे बीडीएस का पाथ फिर थोड़ा सा शॉर्ट लगा, क्योंकि एमबीबीएस में थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा होती है। लेकिन इन डेंटिस्ट्री सारा आर्ट वर्क है और आप बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं बीडीएस में गया और बीडीएस के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल में की डिमॉन्ट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से। फिर वो पूरी नहीं हो सकी, मैंने बीच में ही उसको थोड़ा होल्ड ऑन कर दिया, क्योंकि उसके बाद में थोड़ा अपने क्लिनिकल करियर की तरफ मैं चला गया था, क्योंकि मेरा हमेशा से विश थी कि क्लिनिक स्टार्ट किया जाए और मेरे ख्याल से एक बेहतर डिसीजन था ये और काफ़ी इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस को। जी, सो डॉक्टर तैयब, आपका एलएमडीसी में एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके कोई नोटेबल टीचर्स जिनको आप याद करना चाहें, फ्रेंड्स, कोई जिनका आपकी लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस हो? अच्छा, एलएमडीसी में मेरा जो जर्नी था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि स्टडीज़ तो खैर बहुत स्ट्रीमलाइन गुजर गई और बहुत मैं एंजॉय किया करता था स्टडीज़ वगैरह को। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लिनिकल साइड ऑफ डेंटिस्ट्री को मैं बहुत पसंद करता था, क्योंकि जो जितना भी प्रैक्टिकल आर्ट वर्क होता है इसमें करने में मज़ा भी आता है और बड़ा रिवॉर्डिंग होता है। जब आप एक पेशेंट को सेटिस्फाई करते हैं तो एट द सेम टाइम आपको वो काफ़ी दुआएं भी दे रहे होते हैं और मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील होती है। तो मुझे क्लिनिकल टीचर्स हमेशा बहुत इंस्पायर करते थे, स्पेशली जो ऑपरेटिव के टीचर्स थे, उसमें डॉक्टर साइमा रज़ाक हैं, उन्होंने मतलब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। तो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री जो है मेरी फेवरेट है। सही। तो डॉक्टर तैयब, आप जो है अपने क्लिनिक पे ऑर्थो के केसेस भी करते हैं, तो उसके लिए आपने कोई कोर्सेज लिए या फिर आपने कहाँ से सीखे ऑर्थोडोंटिक्स? अच्छा, अपने क्लिनिक में हम ए टू ज़ी सारे केसेस करते हैं, उसमें वेदर इट्स ऑर्थो, इम्प्लांट, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री और इवन जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिसमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस होती हैं, एपेसेक्टमी, हर चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं। खैर मतलब एक जगह से मैंने चीज़ें नहीं सीखी, इसके लिए मुझे काफ़ी भाग-दौड़ करनी पड़ी थी। इवन मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मतलब जो डीएचयूज़ जो होते हैं, उनमें मैंने अटैचमेंट्स की और मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ़ में जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है डॉक्टर गुलरेज़ हैं। ही इज़ अ क्लिनिशियन और वो प्रोस्टोडोंटिस्ट भी हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट भी हैं और ऑर्थो मैंने सारी उन्हीं से सीखी है। ही इज़ अ ग्रेट टीचर, मतलब उन्हें मैं आज जो भी उन्हीं की वजह से हूँ। और जो मैंने सीखा है मतलब जो वर्क एथिक्स हैं, जितना प्रैक्टिकल है, जितना भी नॉलेज है, तो उनमें एक बहुत रोल डॉक्टर गुलरेज़ का है। तो ही इज़ माय आइडियल एंड माय गुरु। ठीक है, एमफिल आपका किस टॉपिक में है करंटली अच्छा, जो? एमफिल मैंने डेंटल मटीरियल्स में किया था। अच्छा। एमफिल लेकिन वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था एमफिल, लेकिन उस वक़्त मैं अपने मतलब बहुत स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में था। करना मैं हमेशा से प्रैक्टिकल ही चाहता था, मतलब लाइक क्लिनिकल डेंटिस्ट्री ही प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन एक पेरेंट्स की विश होती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बगैर मतलब आप करियर में अपने एक्सेल नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं अपने स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में नॉन क्लिनिकल में चला गया, लेकिन वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन खैर मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सका। उसको मैंने बीच में ही स्टॉप करके स्किप करके मैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री की तरफ आ गया और मैंने अपने क्लिनिक से ही आगे अपने करियर को परस्यू किया।
शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्ट था एज़ ए क्लिनिशियन, मतलब क्लिनिक को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन इट्स बीन 4 इयर्स और अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं और मैं इस चीज़ को, अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं एटलीस्ट करता अभी। डॉक्टर तैयब, आपने अपना एक सक्सेसफुल प्राइवेट क्लिनिक आप रन कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए एक न्यू क्लिनिशियन को, स्टेप्स या फिर क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए अगर कोई अपना नया क्लिनिक स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? अच्छा, एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब स्टूडेंट जब ग्रेजुएट करता है उसके बाद वो, उसका फ़ोकस होना चाहिए, मतलब ही शुड बी क्लियर कि उसने करना क्या है। मतलब अक्सर जब एक ग्रेजुएट निकलता है, वो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में होता है। वो कहता है मैं एफसीपीएस भी करूँगा, मैं क्लिनिक भी खोलूँगा और मैं पता नहीं क्या कुछ कर लूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपने क्लिनिक ही रन करना है या फिर आपने टीचिंग साइड पे जाना है। अगर आपने क्लिनिक रन करना है तो मेरे ख्याल से उसके लिए स्पेशलाइज़ेशन की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आप उसके लिए कोर्सेज़ कुछ अच्छे जॉइन करें, अपने अच्छी जगह पे अटैचमेंट्स करें और अच्छी मेंटोरशिप आप हासिल करें और मतलब कुछ अच्छे कोर्सेज़ कर लें। अगर बहुत आपका बजट हाई है तो बाहर से कुछ कोर्सेज़ आप कर लें। फ़ॉरेन कोर्सेज़ कर लें, वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है? आपने क्लिनिशियन बनना है या फिर आपने टीचिंग साइड पे जाना है? लेट्स सपोज़ आपने डिसाइड कर लिया कि आपने क्लिनिकल साइड पे ही जाना है, तो 1 साल अपना जो है किसी अच्छी जगह पे दे दें, मतलब उसे वो डेडिकेट कर दें। आपका कि मतलब कि कोई प्रोफ़ेसर हो सकते हैं जो आपको पसंद हो या फिर किसी भी अच्छी लेविश प्रैक्टिस पे आप मतलब जा सकते हैं। अब उन उधर से आपने सीखना क्या है? उधर से सिर्फ़ आपने डेंटिस्ट्री नहीं सीखनी है, आपने वर्क एथिक्स सीखना है। आपने उधर से सीखना है कि एक क्लिनिक को किस तरह रन किया जाता है, फाइनेंसेस किस तरह मैनेज किए जाते हैं, अपना जो वर्क शेड्यूल है उसको किस तरह मैनेज किया जाता है, एक टीम किस तरह बिल्डअप की जाती है, स्टाफ को किस तरह मैनेज किया जाता है, पेशेंट फ्लो को किस तरह मैनेज किया जाता है और मटीरियल्स को किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और किस तरह चीज़ों को आपने वेस्ट नहीं करना, अपनी क्लिनिक की हाइजीन को किस तरह आपने मेंटेन रखना है और स्टरलाइज़ेशन प्रोटोकॉल्स आपको किस तरह सीखने, ये सारी चीज़ें मतलब आपको सीखनी पड़ती हैं आपको। मतलब इन चीज़ों पे आपका फ़ोकस होना चाहिए और 1 साल आपने सीखना है, मतलब अपनी साथ क्लिनिकल जो हैंड स्किल्स हैं उसको भी इम्प्रूव करें और साइड बाय साइड अपनी बाकी सारी चीज़ें, ये चीज़ें मतलब इसलिए कि आपने किस तरह एक सक्सेसफुल बिज़नेस चलाना है, उसके लिए हैं। इन चीज़ों को अपने सीखें और उसके बाद अपना क्लिनिक आप परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, सही। क्लिनिक खोलने मतलब अच्छा, क्लिनिक खोलने के लिए भी इसमें फिर स्पेसिफिक बजट्स आ जाते हैं। अब एक अच्छा जो क्लिनिक होता है, उसको अगर आपने ओपन करना है तो मिनिमम भी आपके पास 3.5 मतलब मिलियन का एक बजट होना चाहिए। ये एक बेसलाइन है। इसमें आपके ऑटोक्लेव्स होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका यूनिट होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आपने क्लिनिक खोलना है तो आपके पास एक एक अलग से बजट होना चाहिए। सही। तो फिर उसके बाद जो है आपकी क्या कोई और एडवाइस होगी या क्या स्टेप्स एक ले सकते हैं एक नया क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स? अच्छा, नया क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें माइंड में रख लें कि हमने ना बहुत डेंटिस्ट एज़ ए ग्रेजुएट हमने अंडर एस्टिमेट किया होता है चीज़ों को। हमें लगता है कि हम मार्केट में जाएँगे और पेशेंट्स आर रेडी कि वो आपके पास से ट्रीटमेंट करवाने आ जाएँगे, ऐसे होता नहीं है। डेंटिस्ट्री और क्लिनिक खोलना बड़ा पेशेंस वाला काम है। आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है फर्स्ट फ्यू मंथ्स। मतलब फारिग बैठे हुए हैं, कोई पेशेंट नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, पूरा प्रोसीजर का प्रोसेस का हिस्सा है ये। और पेशेंस होना चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए आप, ठीक है? मतलब लाइक आपकी क्लिनिक की टाइमिंग है लाइक सुबह 10 एएम टू 10 पीएम, तो आप बड़े पंक्चुअल होने चाहिए। अगर लेट्स सपोज़ पेशेंट नहीं आ रहे, इवन देन मतलब यू शुड शो अप। मतलब उसमें आपने हार नहीं माननी। मतलब क्लिनिक खोलने से पहले ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना, क्योंकि आपने एक स्टेप उठा लिया तो देयर इज़ नो वे बैक, ठीक है? उधर आपने रहना है। अच्छा, फिर थोड़ा-सा हम आ जाते हैं कि पेशेंट को किस तरह आपने अट्रैक्ट करना है, ठीक है?
उसके लिए आई थी डिजिटल मार्केटिंग। अब पहले ज़माने में पेशेंट बैंक बढ़ाना है, पेशेंट पूल बनाना एक बड़ा मुश्किल काम होता था। अब ये जब से फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, इसकी वजह से चीज़ें बहुत ईज़ी हो गई हैं। लेट्स सपोज़ आजकल आपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखे होंगे सेलिब्रिटी डेंटिस्ट भी हैं और मतलब इस तरह काफ़ी लोग अपने केसेस को अपलोड करते हैं, उसे एडवर्टाइज़ करते हैं। तो आपने करना ये है कि आपके पास सबके पास एक अच्छा स्मार्टफ़ोन होता है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छा डीएसएलआर कैमरा ले लें, ठीक है? अपने जितने केसेस हैं, जितने भी आपका केसेस मतलब आप डे टू डे प्रोसीजर्स करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। अपना पोर्टफ़ोलियो बिल्डअप करें, ठीक है? उसका फ़ायदा भी ये होगा कि नंबर 1 एक तो आपकी एडवर्टाइज़मेंट तो हो रही है, आप उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, लोग उसे देखेंगे, ठीक है? एक वो अलग से एडवर्टाइज़मेंट भी हो रही है, उसके अलावा आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका बड़ा मिल जाता है। जो आप इतनी हाई रेज़ोल्यूशन पिक्चर्स को आप कैप्चर कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं और डेली उसे वो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आपको अपनी गलतियाँ पता लगती हैं, ठीक है? तो उन्हें ओवरकम करने का आपको मौका भी मिलता है। तो एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़ी का आर्मामेंटेरियम आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है? तो उसको पिक्चर्स लें, अपना उसका पोर्टफ़ोलियो बनाएँ, ठीक है? रादर दैन कि आप इधर से पिक्चर चोरी करें, उस क्लिनिशियन की पिक्चर चोरी करके आपने वो लगा दें उसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर दें, तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो आप जिस तरह का काम अपलोड करेंगे, आप जिस तरह की आपकी स्किल्स होंगी, उसी तरह का आपके पास वो पेशेंट आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आपकी स्किल्स वो इम्प्रूव होती जाएँगी, आपके पास पेशेंट भी अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसको नहीं आपने छोड़ना, उसपे आप अपने केसेज़ अपलोड करते रहें, लोग देखेंगे और इवेंचुअली वो आपके एक दिन आपके पास मतलब आपका प्रोसीजर करवाने आएँगे। सही। तो डॉक्टर तैयब आपको कितना टाइम लगा अपना क्लिनिक एस्टैब्लिश करने में मुझे यहाँ तक ट्रस्ट मी पहुँचने में? अल्लाह का बहुत करम था कि मैं डे 1 से ही मतलब प्रॉफ़िट्स में ही गया था। मुझे एज़ सच वो कोई अ, इतना टफ टाइम नहीं मिला लेकिन 3 इयर्स लग जाते हैं मतलब आप 3 इयर्स रखें मतलब 3 इयर्स आपको ठीक-ठाक मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, आपको लो कॉस्ट में काम भी करना पड़ेगा मतलब आपको मतलब आपके आप नोटिस करेंगे ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं आपको बेयरली आपको कॉस्ट आपकी वो पूरी हो रही होती है। लेकिन स्टार्ट में चीज़ें बहुत हेल्प आउट करती हैं। आप मतलब हुँ, शुरू में जो अच्छा काम कर रहे होंगे और मतलब लेट्स सपोज़ आप लो कॉस्ट में भी एक अच्छी चीज़ डिलीवर करें तो फाइनली इवेंचुअली वो आपको चीज़ पे ऑफ करेगी। और ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की कि मैं डे 1 से जो अच्छा काम करता आ रहा था, बेशक मैं इतना उसे अर्न नहीं कर सकता था या फिर कॉस्ट नहीं निकाल सकता था, लेकिन अगर अब मैं उसे प्रीवियस टाइम से कंपेयर करूँ तो उसने मेरा पेशेंट बैंक भी इम्प्रूव की है और जो केसेस मैं अपलोड करता हूँ सोशल मीडिया पे मैंने डे बाय डे इम्प्रूव भी बहुत किया है, उससे मुझे बहुत क्लाइंट्स मिले। मतलब आप कह लें कि मेरे 60 टू 70% क्लाइंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया से ही आते हैं। तो डेंटिस्ट्री में वॉक-इन्स का रिवाज नहीं है, क्योंकि डेंटिस्ट्री फील्ड ही एक ऐसी चीज़ है, ओरल कैविटी इतनी नाज़ुक सी चीज़ है, कोई भी राह चलता बंदा आप पे बिलीव या ट्रस्ट करता हुआ नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए या तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रेफरल होना चाहिए या फिर एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। मतलब जब आप ये चीज़ें एडवर्टाइज़ कर रहे होंगे तो काफ़ी ये चीज़ें आपके क्लोज़ फ्रेंड्स देखेंगे, वो आपके पास पेशेंट रेफर करना शुरू हो जाएँगे, वो खुद आ जाएँगे, आपकी फैमिली, आपके फैमिली फ्रेंड्स, तो उनका आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि इसे वाक़ई अच्छी स्किल है इसके पास, इसे काम करना आता है। तो उनका एक वो ट्रस्ट भी आपके ऊपर बन जाएगा। हुँ। तो इन शॉर्ट तकरीबन 3 इयर्स लग जाते हैं एक डेंटल प्रैक्टिस को अच्छे से वो स्ट्रीमलाइन होने में। ठीक है। इन 3 इयर्स में आपके कोई नोटेबल चैलेंजेज़ वग़ैरह आपको फ़ेस करने पड़े हों? अच्छा ट्रस्ट मी नोटेबल चैलेंज एज़ सच नहीं फेस करना पड़ा और मेरे ख़्याल से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी कंसल्टेंट को बुलाना पड़े, लेकिन मैं इसको वो प्राउडली नहीं कह रहा, लेकिन मैंने अपने आप को ऐसे ग्रूम अप किया हुआ है, मतलब ऐसे चैलेंजेस से गुज़रा हूँ कि टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट केस जो है हम वो अपने क्लिनिक पे खुद मैनेज करते हैं। वेदर इट बी एपिसेक्टमी हमें वो मोलस की एपिसेक्टमी क्यों ना करनी पड़े, तो हम वो खुद मैनेज करते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो एक क्लिनिशियन होता है जब वो पूरी तरह उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब वो हर चीज़ को वो मैनेज कर सके। हाँ, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ आप कंसल्टेंट को आप कॉल कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए। और जो ऐसे केसेज़ हैं जो आप समझते हैं आप नहीं कर सकते, उनमें आपको हाथ भी नहीं डालना चाहिए। मतलब पेशेंट की जो कहते हैं ना पेशेंट इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट। पेशेंट की हमेशा केयर करनी चाहिए। या आपको लगता है कि ये केस आप मैनेज नहीं कर सकते तो उधर आपको
असिस्टेंस ले लेनी चाहिए। लेकिन ट्राई यही करना चाहिए कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस आप मतलब सिनेरियोज़ जो हैं वो उसे टैकल कर सकें। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, इक्विपमेंट आपके पास ना मतलब कोशिश करें कि इक्विपमेंट आपके पास सबसे अच्छे से अच्छा होना चाहिए। मतलब जो अच्छा इक्विपमेंट है वो आपको हमेशा पे ऑफ ही करते हैं। जैसे आपके डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिसमें आपके ये एक्सेस सेंसर्स हो गए, ये तो ख़ैर अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब तकरीबन हर दूसरे बंदे ने रखी हुई है। तो डायग्नोस्टिक टूल आपके पास अच्छे होने चाहिए। आपके पास जो स्टरलाइज़ेशन का, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक पेशेंट के साथ आपको कर रहे हैं डील, ठीक है? तो स्टरलाइज़ेशन आपके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपने पेशेंट की जान को भी बचाना है और अपने अपने आप की भी आपने वो केयर करनी है। इसके अलावा आपके पास अब तो ख़ैर 3D स्कैनर्स आ गए हैं, इम्प्रेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, 3D स्कैनर्स आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी की थी अपनी डेंटिस्ट्री को सही करने की, वो मैग्निफिकेशन में की थी। मैग्निफिकेशन कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी हो आपके पास। अब मार्केट में डिफरेंट किस्म के लूप्स होते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, चाइनीज़ भी हैं, इटालियन भी हैं। कोशिश करें इटालियन की तरफ चले जाएँ, वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो चाइनीज़ की तरफ चले जाएँ, वो एज़ अ स्टार्टर पैक है, चाइनीज़ से स्टार्ट करके बेशक ब्रांडेड पे चले जाएँ। मैग्निफिकेशन का फ़ायदा होता है मतलब मैं तकरीबन 3 साल बगैर मैग्निफिकेशन के डेंटिस्ट्री करता रहा हूँ। और जब मैंने लूप्स ली, जब मैं खैर इटालियन लूप्स यूज़ करती हूँ यूनिमेड की। जब मैंने मैग्निफिकेशन के साथ काम करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि 90% ऑफ डेंटिस्ट्री जो मैंने आज तक पहले की है वो गलत की है। मैग्निफिकेशन से आपका मतलब कि कहते हैं ना वो डायनामिक्स ही चेंज हो जाते हैं। हुँ, एक तो आपका काम करना बहुत आसान हो जाता है और इसके अलावा अ, आपके एरर्स बहुत मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी ऑलवेज़ पेज़ ऑफ, मतलब कि चीज़ अच्छी से अच्छी होनी चाहिए आपके पास। और उसका फ़ायदा भी ये होता है कि पेशेंट की कंप्लेंट्स बहुत कम हो जाती हैं, फीडबैक बहुत अच्छा हो जाता है। तो इक्विपमेंट जो है मैं कहता हूँ कि इट मस्ट बी लेटेस्ट। ठीक है। लेकिन अम, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, बेशक बेसिक से स्टार्ट करें, लेकिन उसको ऐसा-ऐसा अपग्रेड करते जाएँ उससे। ठीक है। डॉक्टर तैयब, लोकेशन का क्या रोल होता है आपके क्लिनिक में? जब आपने क्लिनिक स्टार्ट करने वाले थे, तो आपने क्या सोचा था कि किस तरह की लोकेशन पे आपका क्लिनिक होना चाहिए? अच्छा, इस चीज़ में मैं थोड़ा सेल्फिश हो जाऊँगा क्योंकि इस तरह की लोकेशन सबसे अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा, आपने डिसाइड करना है आप किस तरह की डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। आपने कम पैसों में बल्क पेशेंट मैनेज करना है या फिर आपने थोड़ा-सा पेशेंट करके बहुत अच्छा रेवेन्यू बना लेना है, ठीक है? तो मेरा हमेशा से ही गोल था कि मैं एक एलीट प्रैक्टिस रन करूँ, मैं कम पेशेंट्स देखूँ लेकिन काम अच्छा करूँ और उसमें फाइननेस बहुत ज़्यादा हो। तो मेरे ख्याल से उसके लिए लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। मेन मतलब रोड पे हो सकती है, आप डीएचए में भी खोल सकते हैं, मतलब मॉडल टाउन में भी खोल सकते हैं, मतलब जो प्रीमियम लोकेशंस हैं। अच्छा, थोड़ी-सी जो ऑफ लोकेशंस होती हैं उसका नुकसान और फ़ायदे उसके अलग हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास पेशेंट तो बहुत बल्क में होगा और आप एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सोचें तो आप अपनी स्किल्स को भी ख़राब कर रहे होंगे और क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पेशेंट आपको इतना पे करता नहीं है और अपनी स्किल्स और अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे, उल्टा आपकी एंड ऑफ द डे कमर अलग दुख रही होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आप एक लेविश प्रैक्टिस, 5 स्टार प्रैक्टिस रन करना चाहते हैं या फिर आप ऑर्डिनरी सी वो कर सकते हैं डेंटिस्ट्री। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपके गोल्स के ऊपर। तो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ, अगर आप साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं और आपकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है, फिर लोकेशन मैटर नहीं करती। फिर आप किसी घर में भी छुप के अपना क्लिनिक बना लें, तो क्लाइंट आपके पास आ ही जाता है। सही। अ, डॉक्टर तैयब, क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं हायर करने से पहले अपने स्टाफ के लिए, जो आप क्लिनिक में स्टाफ रखते हैं? तो उनमें आप क्या चीज़ आपको चाहिए होती है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ ना, पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका स्टाफ पंक्चुअल नहीं है तो क्योंकि आपका जो ये क्लिनिक जो रन करने का बिज़नेस है, ये वन मैन शो नहीं है। आपकी पूरी टीम वर्क होता है। उस टीम में आपका स्वीपर भी है, स्वीपर से लेके आपके डॉक्टर तक की पूरी एक वो सिंक्रोनाइज़ेशन चल रही होती है। इसमें से कोई भी बंदा एब्सेंट हो तो आपके क्लिनिक का पूरा निज़ाम आपका खराब हो जाता है।
तो स्टाफ हायर करने से पहले सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि पंक्चुअल है, और दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ, ऑनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए बंदा, मतलब एक आपका जो स्टाफ है, जो इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज़ कर रहा है, वो ऑनेस्टली उन चीज़ों को क्लीन कर रहा है, पैक कर रहा है, उसको स्टरलाइज़ कर रहा है, उनके रिकॉर्ड्स रख रहा है। तो ये 2 चीज़ें मैं कहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। ये 2 चीज़ें हैं तो बाकी चीज़ें वैसे ही सही हो जाती हैं। पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी, ये सबसे पहले आती है। आप किन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं कि आप एक पॉज़िटिव और एफ़िशिएंट एनवायरनमेंट बना के रखें क्लिनिक का अपने स्टाफ के साथ, पेशेंट्स के साथ? अच्छा, जो स्टाफ को ना, आपके जो स्टाफ होता है एक फैमिली की तरह होता है। तो आपको उनकी मतलब पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट के लिए आप उन्हें कभी भी मिसयूज़ ना करें। आपको उनके साथ बड़ा सपोर्टिव होना चाहिए। छोटी-छोटी गलतियों पे आप उन पे वो डाँटना ही ना शुरू कर दें। एक उनका जो अच्छा सैलरी पैकेज उन्हें दें। आप इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो वो ऑब्वियसली आपके बिज़नेस का भी ख़्याल रखेंगे, और आपके लिए बहुत सपोर्टिव साबित होंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। आप अपने स्टाफ को एज़ अ फैमिली डील करेंगे तो वो आपके बिज़नेस का भी ख़्याल रखेंगे। तो आपका जो भी स्टाफ हो, वेदर इट बी अ स्वीपर, आपके एसोसिएट डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उन्हें एज़ अ फैमिली लेके चलें। उन्हें मिसयूज़ ना करें बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर तैयब, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइएगा इन अ डेंटल प्रैक्टिस। आप किस तरह से प्राइसिंग किस तरह से डिटरमाइन करते हैं अपनी सर्विसेज़ के लिए? अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, प्राइसेज़ जो है ना, अच्छा पेशेंट जब आता है ना, ही इज़ थिंकिंग कि वो मटीरियल का पे कर रहा है, ऐसे होता नहीं है। आप मटीरियल के नहीं पे कर रहे होते, आप डॉक्टर की एफर्ट, उसकी सर्विसेज़, उसने जो एक एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड की है, उसका पे कर रहे हो। तो मेरे ख़्याल से आप पेशेंट से एक अच्छी कॉस्ट ले लें, लेकिन बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, एक नीट एंड टाइडी से एनवायरनमेंट दें, अपनी सर्विसेज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और एक और एलिमेंट होता है, आपकी जो जितनी प्राइसिंग होती है, उसमें आफ्टर सेल्स का एलिमेंट ज़रूर रखें। आफ्टर सेल्स ये होता है कि अगर आपका एक प्रोसीजर आपने की है, उसमें कोई एरर है या फिर उसमें कोई पेशेंट वापस आपके पास आ जाता है, तो उसको वो चीज़ को सॉल्व करके दें, बजाय कि उसे दोबारा आप वो एक्सप्लॉइट करें। आप उसी प्राइस जो आपने पहले ली हुई है, उसमें उसे वो चीज़ों को मैनेज करके दें। तो आपने अपनी जितनी भी कॉस्टिंग करनी है, उसमें आफ्टर सेल्स का आपने एक वो सेक्शन ज़रूर रखना है। आपकी जितनी भी कॉस्ट है, उसमें आफ्टर सेल्स का वो ज़रूर होना चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि आप कॉस्ट जितनी मर्ज़ी चार्ज करें, मतलब इतनी नहीं, अनरियलिस्टिकली हाई भी नहीं चार्ज करनी चाहिए, लेकिन कॉस्ट जितनी भी लें, लेकिन उसमें आप पेशेंट को एक बहुत अच्छी चीज़ डिलीवर करें। और करियर के स्टार्ट में तो मैं कहता हूँ, अगर आप लो कॉस्ट में भी काम करें, आप उसी तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें जो आप एक अच्छे कॉस्ट वाले पेशेंट को देते हैं, ताकि आपकी एक रिप्यूट रहे आपकी, कोई वो डिफरेंशिएशन ना हो उसमें। सही। तो कॉस्ट के हाई और लो होने में मटीरियल से रिलेटेड भी कोई फैक्टर्स आ जाते हैं? आप मटीरियल की क्वालिटी देखिए, कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़। डेंटिस्ट्री इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हुँ, हम कॉस्ट चाह के भी कम नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि डे बाय डे जो कन्वर्जन रेट्स हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इम्पोर्टेड होती हैं। डेंटिस्ट्री में जो सबसे छोटी चीज़ है ना, वो नैपकिन होता है, जो हम पेशेंट को बिल देते हैं, इवन वो तक तो इम्पोर्ट होता है। हुँ, तो हम चाह के भी कॉस्ट को कम नहीं कर सकते। जो अच्छी डेंटिस्ट्री है, वो एक अच्छी प्राइस में ही आती है। तो चीज़ें जिस हिसाब से एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, मतलब आप डेली जब मंथली क्लिनिक का एक आप चीज़ें अगर आप बाय करते हैं, तो आप देखते हैं कि नया प्राइस टैग होता है। हुँ, तो उसमें हम हेल्पलेस हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो डेंटिस्ट्री इज़ एक्सपेंसिव, अच्छी डेंटिस्ट्री एक अच्छी प्राइस में ही आती है। और अगर मेरे ख्याल से कोई प्रोफ़ेशनल एक लो लो बजट में एक वो प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ना कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसमें। हुँ, अगर आप अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ आप उसकी फ्यूजी का आप ड्यूटिंग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप क्राउन्स लगाने के ड्यूल क्योर सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो अच्छी कॉस्ट में ही आती ठीक है। डॉक्टर तैयब, आप अपने पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को किस तरह मैनेज करते हैं? आप किस तरह इंश्योर करते हैं कि आपकी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी रहे पेशेंट के साथ? है। अच्छा, पेशेंट जो है ना, आजकल बड़े वो अनरियलिस्टिकली एक्सपेक्ट करके आए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का एक डाउन साइड ये भी है कि अक्सर जो पिक्चर्स होती हैं, वो एडिटेड होती हैं।
मतलब उसपे फ़िल्टर्स लगा के वो मतलब जो जितना भी सिरेमिक और सिरेमिक वर्क होता है उसे एडिट करके बहुत डिफरेंट सा दिखाया गया होता है। तो पेशेंट बड़ी वो फेक एक्सपेक्टेशन मतलब फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशंस लेके आया होता है, लेकिन हमारी कोशिश इसमें यही होती है कि पेशेंट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर किया जाए और उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है काउंसलिंग। आप किसी भी कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट को फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना दें, उसे काउंसलिंग दें, उसे चीज़ें दिखाएँ लाइक आपके पास मॉडल्स होते हैं, आपके पास लैब वर्क होता है, ठीक है? उसको मॉडल्स वाला दिखाएँ कि ये हमारी सिरेमिक वर्क है, स सारी चीज़ें उसको पहले से इन्फॉर्म होनी चाहिए, उसे कोई भी फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना दें। जब आप फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशंस देते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जब उसकी चीज़ें पूरी नहीं होती तो वो पेशेंट आपका रहता नहीं है, वो कहीं और मूव ऑन कर देता है। तो हमेशा पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरें और उसको आफ्टर सेल्स अच्छी दें। और आफ्टर सेल्स से भी ज़्यादा आपका जो डीलिंग है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको साथ-साथ समझाएँ कि आपके साथ ये हो रहा है, आपको मतलब हम ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं, अब ये स्टेप चल रहा है, तो इस तरह पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है आपके साथ और वो एज़ अ फैमिली मेंबर आपको डील करता है हुँ, और इससे मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है। हुँ। अ, ठीक है। डॉक्टर तैयब आपके आपके प्रैक्टिस में कभी कोई डिफ़िकल्ट पेशेंट्स आते हों या पेशेंट आपके पास अगर डिससैटिस्फाइड पेशेंट आपके पास आए, तो आप किस तरह से फिर इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करते हैं? अच्छा नेचुरली कभी कोई डिससैटिस्फाइड पेशेंट हो ना तो आपको वापस कॉल बैक नहीं करता, वो साइलेंटली निकल जाता है। अमूमन तो ये होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा डिससैटिस्फाइड पेशेंट हो तो हम उसको मेक श्योर करते हैं मतलब उसको हर तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। इवन उसमें यूजुअली हम लॉस में जा रहे होते हैं लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि पेशेंट को बेनिफिट हो जाए। तो कोशिश तो पूरी ये होती है कि पेशेंट को आखिर वक़्त तक सपोर्ट मिले और उसको हम कोई उसकी शॉर्टकमिंग है उसको पूरा किया जाए। लेकिन जब आप नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं? पेशेंट अगर वो नहीं आपसे सैटिस्फाई तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते उसमें। लेकिन कोशिश पूरी करनी चाहिए कि आप उसको जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं अपनी उसे पूरा करें और जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको वो पूरा करके दें। बेशक उसमें आपकी कॉस्ट ही क्यों ना ज़्यादा लग रही हो। हुँ। ठीक है। डॉक्टर तैयब आपके क्लिनिक के टाइमिंग्स क्या हैं? आप पूरा दिन क्लिनिक करते हैं या फिर आपने कोई स्पेसिफिक आवर्स रखे हुए हैं जो आपको लगता है कि ज़्यादा एफिशिएंट है आपके लिए? अच्छा इसमें ऐसा होता नहीं है क्योंकि पेशेंट यू नेवर नो पेशेंट कब आ रहा है। मुझे अक्सर रात 3 एएम भी कॉल्स आ रही होती हैं कि हमने सुबह ट्रैवल करना है, हमारी फ्लाइट है तो काइंडली प्लीज़ हमारे दाँत में सवेर दर्द है तो रूट कनाल तो मेरे क्लिनिक के आवर्स जो है मतलब ऐसे तो फिक्स नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दिया जाए। क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ करने को तो है नहीं, आप एक वो बिज़नेस ही रन कर रहे हैं ना अपना, तो जितना आप टाइम देंगे उतना उसमें आपके लिए फ़ायदा है। तो मेरे यूजुअली जो आवर्स होते हैं 11 एएम टू 11 पीएम होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दिया जाए और वी वर्क 7 डेज़ अ वीक तो कोई भी हम दिन ज़ाया नहीं जाने देते। कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम आउटपुट दी जाए। इनपुट दी जाए तो मैक्सिमम आउटपुट इसी तरह मिलती है। आप जितना अपनी प्रैक्टिस को टाइम देंगे ना उतनी जल्दी वो मैच्योर होती जाएगी और उतना आप अच्छा क्लाइंट जो है मतलब आपके पास बनता जाएगा, क्लाइंटेज बनती जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप एज़ ए फ्रेशर क्लिनिक खोलते हैं तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दें। 24 हुँ, घंटे दे सकते हैं, 24 घंटे दे दें लेकिन ऑब्वियसली दैट वोंट बी प्रैक्टिकल लेकिन कोशिश करें कि 12 टू 14 आवर्स दें आप। हुँ। अच्छा एक फ्रेशी को जो है आपको लगता है कि जैसे अब जैसे न्यू ग्रेजुएट्स हैं, तो आपको लगता है कि जैसे आपने ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में बात की, आपने डॉक्टर गुलरेज से सीखा है, तो इस तरह के कोर्सेज़ वगैरह की क्या इम्पोर्टेंस है? आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, एक क्लिनिक एस्टेब्लिश करने से पहले? मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है डिफरेंट स्किल्स सीखनी चाहिए क्योंकि अब जैसा ऑर्थोडोंटिक्स है, इम्प्लांटोलॉजी है, ये चीज़ें काफ़ी मार्केट में हैं मतलब ये काफ़ी इनका स्कोप है। क्योंकि हमारी जितनी भी नई जनरेशन आ रही है, सब में ही मेरे ख्याल से मैल ऑक्लूजन है मतलब जितने भी आप ये बच्चे देखते हैं जिस तरह डाइटरी मॉडिफिकेशंस हो गई हैं, जिस तरह बच्चे वो अजीब-सी डाइट्स पे जाते जा रहे हैं तो मेल अलाइनमेंट जैसा जो प्रोब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑर्थोडोंटिक्स का बहुत स्कोप है और आपको ये चीज़ स्किल सीखनी चाहिए आपको। रादर देन कि आपको ये ऑर्थोडोंटिस्ट के बुला रहे हैं और वो आपके केसेस आगे कर रहे हैं।
क्योंकि बात ये है कि जब कोई आपके पास किसी स्किल का नॉलेज नहीं है, जैसा मैंने ऑर्थोडोंटिक्स में मैंने किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। लेट्स सपोज़ मैंने ना किया होता और मैं कोई ऑर्थोडोंटिस्ट हायर किया होता, तो वो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, अपनी मर्ज़ी से पेशेंट को डील कर रहा है और लेट्स सपोज़ जब वो नहीं आ रहा, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मुझे पता ही नहीं है पेशेंट के साथ क्या करना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ क्लिनिशियन और एज़ एन ओनर तो आपके पास ये स्किल्स होना ज़रूरी है अगर आपने क्लिनिक अपना चलाना है। वरना यही सारे लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं बाद में। हुँ। मतलब अ, अगर आपने एक एसोसिएट एक रखा हो ना विज़िटिंग, और मैंने जो नोटिस किया है, आपने जो विज़िटिंग ये कंसल्टेंट्स आपने रखे होते हैं, शुरू में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट, मतलब सारे नहीं लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट मतलब ये आपको तंग करना लग जाते हैं। मतलब ये कमिटेड नहीं होते। इस तरह आपका बिज़नेस सफ़र करता है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको खुद आनी चाहिए। ऑर्थोडोंटिक्स इतनी मुश्किल नहीं है। देखें, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस होते हैं ना सिंपल है, मतलब 95% ऑफ द केसेस बेसिस के आप खुद सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने अच्छी मेंटोरशिप ली हुई है। बाकी 5% केसेस के लिए आप स्पेशलिस्ट को बुला सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़े से। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सारी आपको आनी चाहिए ताकि कोई आपको तंग ना करे। आप चीज़ों में इसको मतलब पेशेंट को आंसरेबल हो, आप खुद ये चीज़ों को मैनेज कर सकें। ठीक है। डॉक्टर तैयब, आपने कहाँ से अपना डिप्लोमा किया? कोई अच्छे इंस्टीट्यूट्स आप जो है रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा, मैंने जो किया है ये डी ऑर्थ इसे कहते हैं, डिप्लोमा इन ऑर्थोडोंटिक्स से डॉक्टर गुलरेज करवाते हैं। बेसिकली ये पीएमडीसी या यूएचएस रिकॉग्नाइज़ नहीं है। ये फिलीपींस की कोई यूनिवर्सिटी उसके साथ एफ़िलिएटेड है। लेकिन मेन चीज़ वो डिप्लोमा लेके दीवार पे लटकाना नहीं होता। बेसिक चीज़ है जो आपको मेंटोर है, आपको जो सिखा रहा है, ठीक है? आपने उसके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखना है उनसे। आपने क्लिनिकल स्किल्स एक्वायर करनी है रादर देन वो आपको थ्योरी पढ़ा के चला जाए। तो कोई ऐसा मेंटोर लें जो आपको क्लिनिकली आपको चीज़ें सिखाए। आपको सिखाए कि क्लास 2 केसेस कैसे सॉल्व करने हैं, जो इम्पैक्टेड कैनाइन्स हैं उसको किस तरह आर्च में लेके आना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको सिखाए। तो मैंने तो डॉक्टर गुलरेज से सीखा, तो आई थिंक पाकिस्तान में उनसे अच्छी और तो किसी को नहीं आती। हुँ, ही इज़ मास्टर ऑफ व्हाट ही डज़। हुँ, ठीक है। अच्छा, वर्क बैलेंस की बात कर लेते हैं। देखें, अब हर वक़्त तो हम काम नहीं कर सकते, तो ब्रेक भी बहुत नेसेसरी होती है। अपनी क्लिनिकल और अपनी पर्सनल लाइफ़ को बहुत वो मतलब सेपरेट रखें। ये नहीं है कि आप वो जो क्लिनिक में आपका चल रहा है, आप घर बैठ के भी फ़ोन कॉल्स आप अटेंड कर रहे हैं। डेंटिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, इसमें कोई इमरजेंसी एज़ सच होती नहीं है। तो कोशिश करें कि एक वर्क बैलेंस मेंटेन करें, रिलैक्स करें, अपनी हेक्टिक रूटीन से ब्रेक लें। तो अपने आप को आप टाइम देंगे, अपने आप को फिट रखेंगे तो ही आप काम पे वो सही फ़ोकस कर सकेंगे। तो मेरे ख़्याल से वर्क लाइफ़ बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा समझें और अपनी पर्सनल लाइफ़ को अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से बहुत वो अलग रखें इसे। तभी आप जाके अपनी केयर करेंगे तो काम भी आप अच्छा कर सकेंगे। अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बहुत ध्यान दें। आप फिज़िकली फिट होंगे क्योंकि सारा काम जो है सर्जरी का है। इसमें आपकी पर्सनल वेल-बीइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे तभी आप अपने पेशेंट को अच्छा डिलीवर भी कर सकेंगे। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। डॉक्टर तैयब, हाइंडसाइट में अगर आप कोई चीज़ रिपीट कर सकें, आपको ऐसा लगता हो कि कोई चीज़ आप अगर रिपीट करें तो आप उसको डिफरेंटली करना चाहें अपने डेंटल प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करने के पूरी जर्नी में, तो ऐसी कोई चीज़ आपके माइंड में आ रही हो? मेरे माइंड में यही है कि मैं जितना अर्ली हो सके अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करूँगा। कि जितना मैं जल्दी प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करूँगा उतना मैं सक्सेसफुल एक यंगर एज में हो जाऊँगा। आपने जब क्लिनिक ओपन करने से पहले मेरे ख्याल से अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एंग्जायटी में होते हैं, हम किस तरह इस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो मेरा ये मैसेज है, अगर आप ये सोचते रह जाएँगे तो मेरे ख्याल से आप लेट भी हो जाएँगे और कभी भी कर नहीं पाएँगे, क्योंकि जिस तरह आपकी एज बढ़ती जाती है आपके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो जितना अर्ली आप एक क्लिनिकल प्रैक्टिस को शुरू कर लेंगे, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने डे 1 पे आपने हर चीज़ हाई-फाई रखनी है, रोटरी एंडोडोंटिक्स रखनी है, आप बेशक बेसिक से स्टार्ट कर लें और साथ-साथ ग्रो करते जाएँ। जितना अर्ली हो सके इस चीज़ को स्टार्ट करें और साइड बाय साइड अपनी वो कोर्सेज़ भी करते रहें। और लेट्स सपोज़ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल सकती है साथ।
साइड बाय साइड आप लेके चीज़ें चल सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जिस तरह जॉब की सिचुएशन है पाकिस्तान में, जॉब्स बहुत स्कार्स होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। तो फ्यूचर जो है डेंटल प्रैक्टिस होगी तो तभी फ़ायदा होगा, उसके अलावा नहीं। जितना जल्दी आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर। ठीक है। डॉक्टर तैयब, आपके कोई लॉन्ग टर्म गोल्स हों पर्सनली, प्रोफेशनली रिलेटेड टू डेंटल प्रैक्टिस या वैसे? मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स ये हैं कि मेरे क्लिनिक में हाई फाई टेक्नोलॉजी हो, मैं माइक्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मेरे प्रोसीजर माइक्रोस्कोप के अंडर हो, मतलब कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैग्निफिकेशन हो मेरे पास। डिजिटल डेंटिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाऊँ और मतलब आप इस अपना जो अपनी पर्सनलाइज्ड लैब बनाऊँ, मतलब मेरा अपना लैब वर्क हो, मैं अपने टेक्नीशियंस को अपने अकॉर्डिंगली ट्रेन करूँ, अपने अकॉर्डिंगली उनसे काम। तो चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे कम एट ए प्राइस, मतलब इन चीज़ों के लिए बहुत सा एक्सपेंस चाहिए, लेकिन विद टाइम अगर आपके पास पैशन है और आपके गोल्स हैं, तो आप उसको बहुत ईज़िली फुलफ़िल कर सकते हैं। एडवाइस या टिप्स देना चाहें यंग डेंटिस्ट को फॉर एस्टैब्लिशिंग एन डेंटल प्रैक्टिस जाते-जाते? यंग डेंटिस्ट के लिए एडवाइस है कि जब आप ग्रेजुएट हुए उसके बाद एक डिसाइड कर लें, बेशक 2 महीने में डिसाइड करें, मतलब एक वो आप लेज़र फ़ोकस्ड होना चाहिए कि आपने करना क्या है अपनी लाइफ़ में। आपने क्लिनिशियन बनना है या फिर आगे आपने टीचिंग साइड पे जाना है। अपनी चीज़ को पहले फाइनलाइज़ कर लें, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, उससे पीछे ना हटें। और आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करनी है तो अपनी स्किल्स पे जान मारो। किसी भी अच्छी प्रैक्टिस के साथ एसोसिएट हों, उधर से वर्क एथिक्स सीखें, उनसे सीखें कि काम किया कैसे जाता है, टीम कैसे बनाई जाती है और कैसे एक बिज़नेस को रन किया जाता है। पहले सीखें और फिर उसके बाद अपनी चीज़ को एस्टैब्लिश करें। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो फिर अपनी प्रैक्टिस में जाके गलतियाँ करेंगे और लॉस उठाएँगे। तो मेरे ख़्याल से एक अच्छे क्लिनिक के साथ आप एसोसिएट हों, उनसे सारे वर्क एथिक्स सीखें, उसके बाद अपना अ, जो बिज़नेस वेंचर है, आपका जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, उसको स्टार्ट करें। तो आपको बहुत इससे वो बेनिफिट होंगे आप। डॉक्टर तैयब, हमारे लिसनर्स जो हैं वो फॉलोअर्स लिसनर्स वो किस तरह आपसे इन टच रह सकते हैं? आपसे कोई कंसल्टेशन अगर किसी को चाहिए हो या कोई एडवाइस चाहिए हो तो आपसे किस तरह इन टच रहा जा सकता है? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर तैयब से के नाम से, ठीक है? उसको नीचे आप पिन कर दें तो उसपे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी एडवाइस चाहिए या फिर कोई भी आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल देयर एंड आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयब फॉर योर टाइम। आपने बहुत इंसाइटफुल बातें हमसे शेयर की हैं। तो थैंक यू। इंशाल्लाह और कोई क्वेश्चंस हमारे पास हुए तो हम आपसे आपके साथ दोबारा आई पॉडकास्ट होप बनाएंगे। व्यूअर्स को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन आप इन पर्सन भी अभी कोई चीज़ पूछना चाहें, मतलब प्रैक्टिस के बारे में, तो यू कैन मैसेज मी, ठीक है? तो आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स उधर मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू। तैयब। थैंक यू।